किसी ने क्या खूब कहा है कि सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको एक लंबा रास्ता तय करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि अगर आप वास्तव में ही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी शॉर्टकट को न अपनाते हुए एक लंबा रास्ता तय कीजिए। लंबा रास्ता से अभिप्राय है कि कई बार हमें ऐसे लगता है कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इसी से ही पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अगर वास्तव में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। जो भी सिलेबस आपके किसी पेपर का दिया हुआ है, हमें वो पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरह से गहराई से अध्ययन करना होगा। और सिर्फ अध्ययन करना ही नहीं, उसका बार बार रिवीजन भी करना होगा, तभी जाके हम किसी पेपर को क्वालिफाई करने योग्य बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन कीजिए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। यकीन मानिए, आपको सफलता दिलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज से जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने अध्ययन किया था अपभ्रंश के कवियों का, यानी जैन साहित्य के जो कवि हुए हैं जिन्होंने अपभ्रंश में रचनाएं लिखी थी, उनका अध्ययन किया था, जिनमें हमने देवसेन, स्वयंभू और पुष्पदंत का अध्ययन कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें। और आइए हम आगे के इन कवियों का अध्ययन करते हैं। तो अगले कवि अपने आते हैं धनपाल। धनपाल, इनका समय है 10वीं शताब्दी। फ्रेंड्स, ये कोई भी जो लेखक आते हैं, कवि आते हैं, इनका जो समय दिया होता है वो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। चाहे हम कोई ट्रिक बना के याद करें या ऐसे ही जैसे भी हम याद रख सकते हैं, हमें उनके समय का बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि पेपर में क्रम में मिलाना हो जाए या चाहे ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस लेखक या इस कवि का जन्म किस वर्ष हुआ था, या इनके जन्म क्रम के हिसाब से इन लेखकों या कवियों को लिखिए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी लेखक या कवि आते हैं उनका जन्म वर्ष हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, या जन्म शताब्दी बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखनी है। तो धनपाल का जन्म हुआ था 10वीं शताब्दी में। मुंज के सभारतन थे। ये जो राजा मुंज थे, इनके सभारतन यानी कि इनके सभा कवि थे। इन्हें सरस्वती की उपाधि दी मुंज ने। तो फ्रेंड्स, ये किसी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी, तो मुंज ने दी थी। या मुंज ने धनपाल को क्या उपाधि दी, तो हमें याद रखना है सरस्वती की उपाधि दी। अब धनपाल की रचना देख लेते हैं। भविष्यत कहा। धनपाल की रचना का नाम है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा का वर्ण विषय है एक वणिक की कथा के माध्यम से मनुष्य के हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति। वणिक होता है बनिया, यानी कि एक बनिए की कथा के माध्यम से मनुष्य के हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है भविष्यत कहा में। तो फ्रेंड्स, चाहे वर्ण विषय दे दिया जाए या रचना का नाम दे दिया जाए, तो हमें ये दोनों ही अच्छे से याद रखने हैं कि भविष्यत कहा धनपाल की रचना है और इसका वर्ण विषय है एक वणिक या बनिए की कथा के माध्यम से मनुष्य के हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है कि भविष्यत कहा किस काल की रचना है, तो हमें याद रखना है 10वीं शताब्दी की ये रचना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आदिकाल ज्यादातर जो भी ग्रंथ है वो कभी अप्रामाणिक, कभी प्रामाणिक, अर्थ प्रमाणिक, इस तरह से मान लिए गए थे, क्योंकि उनकी रचना काल के विषय में या उनकी रचना समय के विषय में हमें कोई भी प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। तो जो उस समय जो ग्रंथ लिखे गए थे, बहुत से ग्रंथों का रचना काल हमें नहीं कहीं किताबों में मिलता है। तो इसलिए जो लेखक जो होते थे या जो उनके कवि होते थे, उनकी जन्म शताब्दी से ही हम उस रचना का समय मान लेते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि भविष्यत कहा रचना अगर पूछ ली जाए तो वो 10वीं शताब्दी की रचना है और इसके रचनाकार धनपाल हैं। ये एक चरित काव्य है। फ्रेंड्स, चरित काव्य वो होता है जिसमें किसी या तो सामान्य पुरुष या किसी महापुरुष के जीवन के चरित्र के बारे में वर्णन किया जाए, उसके संपूर्ण जीवन का अध्ययन या किसी उसके जीवन के
किसी एक पाठ का अध्ययन करके जब बताया जाता है, उसके चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे चरित काव्य कहते हैं। तो भविष्यत कहा जो रचना है ये चरित काव्य है। इसे रोमांटिक महाकाव्य कहा विंटर नीड्स ने। तो भविष्यत कहा को रोमांटिक महाकाव्य भी कहा जाता है और ये कहा था विंटर नीड्स ने, हमें ये याद रखना है। इसका अन्य नाम है, यानी भविष्यत कहा का अन्य नाम है सूर्य पंचमी और ये लोक कथा पर आधारित है। तो फ्रेंड्स ये भी एक पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि भविष्यत कहा किस पर आधारित है। तो उसमें 3 ऑप्शन और दे रखे थे और चौथा ये था कि लोक कथा पर आधारित है। तो आगे भविष्य में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भविष्यत कथा का वर्ण विषय है, एक ऑप्शन में दे देंगे कि सामाजिक जीवन पर आधारित है, दूसरा दे देंगे राजनीतिक वर्णन है, तीसरा दे देंगे ये लोक कथा पर आधारित है, या चौथा कुछ और। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि भविष्यत कहा लोक कथा पर आधारित है और इसका अन्य नाम है सूर्य पंचमी। प्रश्न अगर यूं पूछ लिया जाए कि सूर्य पंचमी किस रचना का नाम है, तो हमें याद रखना है भविष्यत कहा का नाम है। फिर आता है जोइंदू या योगेंद्र। इनका समय है 6ठी शताब्दी। इनकी रचनाएं है परमात्म प्रकाश या परम पयासु, इसका अन्य नाम है, और योगसार। ये इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। परमात्म प्रकाश जोइंदू ने लिखी, योगसार जोइंदू ने लिखी। परमात्म प्रकाश का अन्य नाम अगर पूछ लिया जाए तो इसे परम पयासु भी कहते हैं। इन दोनों रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ होता है। तो फ्रेंड्स ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है और ये पेपर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत किस रचना से हुई, तो हमें याद रखना है इन दोनों रचनाओं के नाम। अगर ये दोनों नाम दे दिए जाए तो हमें इनको याद रखना है, या हो सकता है परमात्म प्रकाश दे दे या योगसार दे दे, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत जोइंदू से हुई है। जोइंदू से पहले दोहा काव्य परंपरा में दोहा का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया था। तो इसलिए अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किया जोइंदू ने, और जोइंदू के ग्रंथों का नाम हमें याद रखना है परमात्म प्रकाश और योगसार, इनके 2 ग्रंथ हैं। फिर आते हैं मुनि राम सिंह। ये 11वीं शताब्दी के कवि थे। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। तो इसको हमें याद रखना है। पाहुड़ दोहा रचना अगर पूछ ली जाए तो हमें याद रखना है मुनि राम सिंह की रचना है। फिर जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। ये भी एक पेपर में प्रश्न आया हुआ है कि जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन हैं, तो हमें याद रखना है मुनि राम सिंह है। मुनि राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा। मुनि राम सिंह का समय 11वीं शताब्दी। अगर यूं पूछ लिया जाए कि पाहुड़ दोहा किस काल की रचना है, तो हमें याद रखना है 11वीं शताब्दी की रचना है। फिर है देवसेन। फ्रेंड्स ये देवसेन का हमने अध्ययन कर लिया था, लेकिन वहां पर हमने सिर्फ इनकी एक ही रचना पढ़ी थी जो कि श्रावकाचार है। तो श्रावकाचार देवसेन की रचना है और ये 933 ईस्वी की रचना है। और इसका वर्ण विषय अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है कि 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। और जो श्रावकाचार है ये हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। अगर हिंदी की पहली रचना पूछ ली जाए तो हमें याद रखना है श्रावकाचार है, और श्रावकाचार रचना है देवसेन की, जिसका समय है 933 ईस्वी। अगर 10वीं शताब्दी भी बोल के पूछ लिया जाए तो भी हमें याद रखना है कि श्रावकाचार 10वीं शताब्दी की रचना है। यहां पर हम इनके देवसेन के अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। दूसरा इन्होंने लिखा दब साहब पयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश, या इसका अन्य नाम है साव्यधम दोहा या बृहदन्य चक्र। तो ये चारों नाम देके अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना ये देवसेन की रचना है। लेकिन यहाँ दब साहब पयास के बारे में हमें एक चीज और याद रखनी है, चाहे साव्यधम दोहा कह दें, इनमें से कोई भी नाम देके पूछा जा सकता है। तो हमें ये चारों नाम याद रखने हैं। और इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा कि ऐसे पूछ लेंगे कि
ये जो रचना है दब्ब साहब पयास या साव्यधम दोहा, इसके रचनाकार कौन है? तो हमें याद रखना है देवसेन इसके रचनाकार हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक तथ्य हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रचना है ये देवसेन के शिष्य जो माइल धवल थे उन्होंने लिखी थी। रचना लिखी तो देवसेन के शिष्य ने थी जो माइल धवल थे, लेकिन ये रचना प्रसिद्ध देवसेन के नाम से ही है। तो अगर पेपर में ये दोनों ऑप्शन दे दिया जाए कि साव्यधम दोहा या दब्ब साहब प्यास किसकी रचना है, जिसमें माइल धवल दे दें या देवसेन दे दें, तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है हमें देवसेन ही टिक करना है, माइल धवल को टिक नहीं करना है, क्योंकि ये रचना देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध मानी जाती है। और एक बार पेपर में भी प्रश्न आया हुआ था तो उसमें दोनों ऑप्शन थे, तो ये ऑप्शन को ही, देवसेन वाले ऑप्शन को भी सही माना गया था। तो हमें ध्यान रखना है हमें देवसेन ही टिक करके आना है। फिर इनकी अन्य रचना है न्याय चक्र, जिसका अन्य नाम है लघु न्याय चक्र, दर्शन सार, तत्व सार, आराधना सार और भाव संग्रह। ये इनकी रचनाएं हैं, हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। और इनकी रचनाएं दोहा छंद में लिखी गई हैं। अगर इनकी रचनाएं पूछ ली जाए किस छंद में है तो दोहा छंद में है। फिर आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी कोई भी हमें, जो भी हमें डाटा कहीं से भी मिलता हो तो वो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि हेमचंद्र से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो हमें देखना है कि हेमचंद्र का एक तो हमें समय बहुत अच्छे से याद रखना है। 1088 ईस्वी में इनका समय हुआ था। अगर 1088 ईस्वी ना दे के अगर 11वीं शताब्दी पूछ लिया जाए तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि हेमचंद्र 11वीं शताब्दी के थे। ये जैनाचार्य थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। तो अगर हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे तो हमें याद रखना है गुजरात के सोलंकी राजा थे सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल, इनके ही राज दरबार में रहते थे। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये कवि किस राजा के आश्रयदाता थे या किस राजा के दरबार में रहते थे या किस राजा के दरबार के राजकवि थे या राज दरबारी कवि थे। ऐसे प्रश्न घुमा के किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो उनके कोई भी कवि हो उसके आश्रयदाता राजा का हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इनके व्याकरण का नाम था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये एक व्याकरण ग्रंथ था। अगर ये सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम देकर पूछ लिया जाए कि ये किसकी रचना है तो हमें याद रखना है ये हेमचंद्र की रचना है। अगर इसका समय पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है कि 11वीं शताब्दी की रचना है। अगर इसका वर्ण्य विषय पूछ लिया जाए कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन का वर्ण्य विषय क्या है तो हमें याद रखना है ये एक व्याकरण ग्रंथ है जो प्रसिद्ध है सिद्ध हेम नाम से। तो शॉर्ट में इसका नाम सिद्ध हेम भी कह सकते हैं। सिद्ध हेम नाम से ये रचना प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स एक हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये इस रचना का पूरा नाम है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इस रचना का पूरा नाम है जो प्रसिद्ध है सिद्ध हेम नाम से। लेकिन अगर शब्दानुशासन कहकर भी पूछ लिया जाए तो भी हमें याद रखना है कि ये हेमचंद्र की रचना है और ये एक व्याकरण ग्रंथ है जो 11वीं शताब्दी की रचना है। तो हमें सब तरह से इसको याद रखना है। फिर कलिकाल सर्वज्ञ किसे माना जाता है तो हमें याद रखना है हेमचंद्र को माना जाता है। और प्राकृत का पाणिनि ये भी हेमचंद्र को ही माना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और भी होगी कि प्राकृत का पाणिनि अगर ये पूछ लिया जाए कि हेमचंद्र को किस रचना के आधार पर माना जाता है तो हमें याद रखना है ये इनकी शब्दानुशासन जो रचना है इसके आधार पर इनको प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। प्राकृत तो जैसे भाषा हो गई और पाणिनि का अभिप्राय है वो व्यक्ति जिसे या वो विद्वान जिन्हें व्याकरण का पूरा ज्ञान हो या जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे पाणिनि कहा जाता है। तो प्राकृत का पाणिनि यानी कि प्राकृत के पूर्ण ये ज्ञाता थे। प्राकृत का इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इसलिए प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को। और अगर किस ग्रंथ के आधार पर कहा जाता है तो वो हमें याद रखना है इनका शब्दानुशासन जो ग्रंथ था जो कि व्याकरण ग्रंथ था इसके आधार पर इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ये व्याकरण ग्रंथ है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण है ये। तो
फ्रेंड्स हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन या शब्दानुशासन जो व्याकरण ग्रंथ है ये अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ है और इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द आए हैं। तो फ्रेंड्स कहने को ये अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन जो विद्वान होते थे वो किसी एक भाषा के ज्ञाता नहीं होते थे, उन्हें कई भाषाएं आती थी, कई भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया हुआ होता था। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई विद्वान कोई ग्रंथ लिखेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ पर, जिस भाषा को लेके वो अपना ग्रंथ लिख रहा है सारे उसी भाषा के ही वो शब्द उसमें जोड़े। ग्रंथ लिखते समय उसने और जो भाषाएं सीखी है उनके शब्द भी उसमें शामिल होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से अपभ्रंश का ये सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ जरूर है, लेकिन इसमें साथ में संस्कृत, प्राकृत के शब्द भी शामिल हुए हैं। फिर हेमचंद्र की अन्य रचनाएं हैं काव्यानुशासन, छंदोनुशासन, कुमारपाल चरित, देशी नाममाला कोश, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण और द्वैश्रय काव्य। ये रचनाएं हेमचंद्र की रचनाएं हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बहुत अच्छे से इनको याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक हमें ये ध्यान रखना है, एक सिमिलर नाम वाली रचनाएं आ जाती हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कुमारपाल चरित अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है हेमचंद्र की रचना है, लेकिन अगर कुमारपाल प्रतिबोध पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। इसी तरह से अगर प्राकृत व्याकरण पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है हेमचंद्र की रचना है, लेकिन अगर प्राकृतानुशासन पूछ लिया जाए तो वो पुरुषोत्तम देव की रचना है। तो हमें सिमिलर नाम वाली रचनाएं हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। ये पेपर में बहुत कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर द्वैश्रय काव्य हेमचंद्र की रचना है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए इन्होंने इसकी रचना की है। जो अपने व्याकरण जो ग्रंथ है इसके उदाहरणों के लिए इन्होंने द्वैश्रय काव्य की रचना की है। फिर आगे आता है अब्दुल रहमान। ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हमें बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखना है। तो इनका समय बताया जाता है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 13वीं शताब्दी का आरंभ। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आदिकालीन जो ग्रंथ हैं या जो लेखक या कवि जो होते थे उनके जन्म के विषय में हमें कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, तो इसलिए इनका 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 13वीं शताब्दी का आरंभ मान लिया जाता है। लेकिन अगर सही तरह से देखा जाए तो ज्यादातर इनका यही समय देखने को मिलता है कि 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। तो अब्दुल रहमान का समय अगर पूछ लिया जाए तो हमें 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही ध्यान रखना है। हालांकि कहीं कहीं पर इनका 13वीं शताब्दी का आरंभ भी दिया है, लेकिन हमें ज़्यादा इसी पर ही ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादातर पेपर्स में 12वीं शताब्दी ही इनका समय माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो फ्रेंड्स जो ये विद्वान होते थे जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, शिव सिंह सेंगर हो गए, इन अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग कवियों को माना है। तो हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना अब्दुल रहमान को। या यूं पूछ लिया जाए कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो हमें याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। हिंदी में लिखने वाले पहले मुसलमान कवि अब्दुल रहमान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट जाहिर होता है कि एक मुस्लिम नाम है, तो मुसलमान कवि थे, लेकिन ये पहले ऐसे मुसलमान कवि थे जिन्होंने हिंदी भाषा में कोई ग्रंथ लिखा है। तो ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। यहाँ से हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि अब्दुल रहमान वो पहले मुसलमान कवि थे जिन्होंने हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखा। इनकी रचना का नाम था संदेश रासक। संदेश रासक एक श्रृंगारिक रचना थी जिसमें श्रृंगार का वर्णन किया गया था। पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। धर्मेतर यानी धर्म से इतर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आदिकालीन साहित्य में
जो जैन साहित्य है ये धार्मिक काव्य के अंतर्गत आता है। जैसा कि गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा, धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। धर्माश्रित में जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य आता है। तो उसी की परंपरा के अंतर्गत, क्योंकि ये धर्मेतर रास ग्रंथ है, क्योंकि ये धार्मिक जो विषय बनते थे उस समय, ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते थे। तो लेकिन जो अब्दुल रहमान है ये पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने एक तो हिंदी में ग्रंथ लिखा और दूसरे धर्म से इतर ग्रंथ था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पहला धर्मेतर रास ग्रंथ पूछ लिया जाए, इसमें धर्म का वर्णन नहीं किया गया बल्कि इसमें श्रृंगारिक वर्णन ज्यादा किया गया है, तो इसलिए पहला धर्मेतर रास ग्रंथ अगर पूछ लिया जाए तो वो अब्दुल रहमान का संदेश रासक ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ है और खंड काव्य है ये। तो संदेश रासक का अगर काव्य रूप पूछ लिया जाए कि ये महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है या कुछ और है, तो हमें ध्यान रखना है ये खंड काव्य है। और इसका वर्ण्य विषय अगर पूछ लिया जाए तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा एवं नायिका के नक्षिक का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ से 2 तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि संदेश रासक रचना में किस स्थान का वर्णन किया गया है, तो हमें ध्यान रखना है विक्रमपुर का वर्णन किया गया है। और इसका वर्ण्य विषय है विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। यहाँ पर वियोगिनी नाम नहीं दे रखा है कि कौन सी नायिका के वियोग का इसमें वर्णन किया गया है, तो बस विक्रमपुर की एक वियोगिनी दिया हुआ है। तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा अगर पूछ ली जाए तो वो संदेश रासक में मिलती है एवं नायिका के नक्षिक का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब वियोगिनी है वो विरह कथा का वर्णन किया जा रहा है, तो ये तो स्वाभाविक है कि उसमें उसके नायिका के नक्षिक का मार्मिक वर्णन ही किया जाएगा। इसका अन्य नाम है अधम भांड। तो फ्रेंड्स, जिस भी रचना के अन्य नाम होते हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि संदेश रासक का अन्य नाम है अधम भांड। फिर आते हैं जिंदत सूरी, ये 12वीं शताब्दी के लेखक माने जाते हैं। इनका समय है 12वीं शताब्दी। इनकी रचना है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास में जैन रास काव्य परंपरा का एक प्रथम ग्रंथ माना जाता है और अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माना जाता है। तो ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने की पूरी संभावना रहती है। हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि जैन रास काव्य परंपरा का या अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है उपदेश रसायन रास है। 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है ये। वैसे पद्य इन ग्रंथों के में कितने पद्य हैं ऐसा पूछना पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है, कि इसमें नृत्य गीत का ज्यादा वर्णन किया गया है और ये एक रासलीला काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास को, और ये रचना शालिभद्र सूरी की है। और भरतेश्वर बाहुबली रास का समय अगर पूछ लिया जाए तो 1184 ईस्वी है। और फ्रेंड्स, हिंदी में रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना, अगर ये पूछ लिया जाए तो वो भी हमें ध्यान रखना कि भरतेश्वर बाहुबली रास को माना था। फिर आता है कनकामर मुनि का करकंड चर्यु ग्रंथ है। हरिभद्र सूरी ने लिखा नेमिनाथ चर्यु, विनयचंद सूरी ने लिखा नेमिनाथ चौपई। तो फ्रेंड्स, ये समान नाम वाली रचनाएं हैं, हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेमिनाथ चर्यु अगर पूछ लिया जाए तो हरिभद्र सूरी की रचना है। नेमिनाथ चौपई अगर पूछ लिया जाए तो विनयचंद सूरी की रचना, ये हमें याद रखना है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि पहली बार 12 मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है, तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि नेमिनाथ चौपई में मिलता है। और अगर
हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्ण किस रचना में मिलता है? तो हमें याद रखना है बीसल देवरासु में मिलता है। फिर आता है सोमप्रभ सूरी। इन्होंने लिखा है कुमारपाल प्रतिबोध और इस रचना का समय है 1184 ईस्वी। भरतेश्वर बाहुबली रास का समय भी 1184 ईस्वी है और कुमारपाल प्रतिबोध का भी 1184 ईस्वी है। गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे सोमप्रभ सूरी। फिर आता है जैनाचार्य मेरुतुंग। इन्होंने लिखी प्रबंध चिंतामणि। फिर फ्रेंड्स ये दो बातें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, जैसा कि मैं आपको बता भी चुकी हूं। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। तो फ्रेंड्स अपभ्रंश जो था उससे पहले दोहा का प्रयोग नहीं किसी ने किया था। दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है जोइंदू से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोहा काव्य परंपरा का आरंभ कहाँ से हुआ, ये पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है जोइंदू, और जोइंदू की रचनाएं भी हमें अच्छे से याद रखनी है। परमात्म प्रकाश जोइंदू और योगसार जोइंदू। अगर इन दोनों ग्रंथों का नाम देके पूछ लिया जाए कि दोहा काव्य परंपरा का आरंभ, दो नाम ये दे दिए जाए या दो कोई और नाम दे दिए जाए, तो हमें याद रखना है कि दोहा काव्य परंपरा का आरंभ पूछे तो जोइंदू से, और अगर उनकी रचनाएं पूछ ली जाए तो परमात्म प्रकाश और योगसार, ये दो नाम हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। फिर आते हैं लक्ष्मीधर। इनका ग्रंथ है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है पूछे तो हमें याद रखना है लक्ष्मीधर ने लिखा। 14वीं शताब्दी के अंत में संग्रह किया। अगर प्राकृत पैंगलम का समय पूछ लिया जाए तो 14वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने इसका संग्रह किया था। प्राकृत पैंगलम, इसमें क्या है कि प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत और अपभ्रंश के जो छंद थे उसकी विवेचना इसमें की गई है। इसमें संकलित हैं 4 कवियों की रचनाएं, और वो कवि कौन कौन से हैं? जज्जल, बब्बर, विद्याधर और शारंगधर। तो फ्रेंड्स पेपर में अगर प्रश्न यूं पूछ लिया जाए कि प्राकृत पैंगलम ग्रंथ किसका है, ये रचना किसकी, तो हमें ध्यान रखना है लक्ष्मीधर की है। इसमें कितने कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है, तो हमें याद रखना है 4 कवियों की। और उन कवियों के अगर नाम देकर पूछ लिया जाए कि किस किस कवि की रचना का संकलन प्राकृत पैंगलम में है या प्राकृत पैंगलम में नहीं है, तो ये हमें याद रखना है कि जज्जल, बब्बर, विद्याधर और शारंगधर, इन चारों की रचनाओं का संकलन प्राकृत पैंगलम में मिलता है। प्राकृत पैंगलम की टीका लिखी वंशीधर ने, तो ये हमें याद रखना है। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का संकलन तो किया लक्ष्मीधर ने और इसकी टीका लिखी वंशीधर ने। फिर आते हैं शारंगधर। इन्होंने लिखा शारंगधर पद्धति, जो एक सुभाषित संग्रह है। ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि शारंगधर पद्धति देके ये पूछ लिया था कि ये क्या है, सुभाषित संग्रह है, राजनीतिक काव्य है, सामाजिक काव्य है या कुछ और। तो इस तरह से अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है कि शारंगधर पद्धति जो शारंगधर की रचना है ये एक सुभाषित संग्रह है। शारंगधर पद्धति में संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है। तुम्हें याद रखना है कि जो शारंगधर पद्धति ग्रंथ है इसकी भाषा अगर पूछ ली जाए तो हमें याद रखना है संस्कृत भाषा है, और ये एक पद्यकोश है, पद्यबद्ध रचना है ये, और ये एक कोश ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स ये एक कोश ग्रंथ जो होते हैं ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में कोश ग्रंथ कौन सा है या कौन सा नहीं है 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा, और नीचे आपको कूट दे दिए जाएंगे AB है या BC है, CD है या सारे ही हैं। तो इस तरह से हमें ये बहुत अच्छी तरह से चीज़ें याद रखनी है कि कोश ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो शारंगधर पद्धति अगर पूछ लिया जाए तो ये कोश ग्रंथ है, पद्यबद्ध कोश है ये, और इसकी भाषा पूछ ली जाए तो संस्कृत भाषा है जिसमें देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। तो फ्रेंड्स वही बात है कि संस्कृत भाषा का भी इनको ज्ञान था, देशी भाषा भी इनमें आती थी। तो इस तरह से संस्कृत भाषा का ग्रंथ होते हुए भी देश भाषा के शब्द उसमें शामिल होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से संस्कृत भाषा का ग्रंथ होने पर भी इसमें देश भाषा के वाक्य आए हैं। शारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना बच्चन सिंह ने। तो फ्रेंड्स ये भी हमें अच्छे से याद रखना है कि शारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसने माना, तो बच्चन सिंह ने माना। ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये अपने सभी कवि यहाँ पर
पूर्ण हो जाते हैं। ये जो हमारा चैप्टर यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहती हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप वो बिल्कुल अच्छी तरह से बहुत ध्यान लगा के पढ़िएगा। चाहे तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो आप उन नोट्स में ये जो आपको कुछ नई बातें जो मैं बता रही हूँ आपको लगे कि हाँ ये हमने कहीं से नहीं पढ़ा है, तो उनको अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इन वीडियोस से बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद आप जो भी पेपर देंगे तो आपको यूँ लगेगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो पेपर में आया हुआ है, हमने ये वीडियो के माध्यम से पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं पढ़ा उसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पूरा होता है। और अगली वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो अगली वीडियो मेरी देखना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।